तो बेटा जैसे मैंने कहा कि किनके व्रण जो है दुष्चिकित्सा होते हैं, उसमें कुष्ठ, विषजुष्ट, शोषी और मधुमेही, ये लोग होते हैं। ये आपे व्रण की बात कर रहे थे हम लोग। तो अवपाटिका, निरुद्ध, प्रकर्ष, जठर, कृमि, प्रतिशय, प्रमेही, दंत शर्करा, कंठशालु। आप जठर जैसे यहाँ भी देख रहे हो, आप लिखा हुआ ऊपर भी जठर देखा आपने। हाँ, तो इनसे कंफ्यूज मत होना, ये पूछता नहीं है इसलिए सवाल, क्योंकि ये खुद बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। सवाल किन पे आ सकता है जो आपको आना चाहिए। तो एक यहाँ देख रहे हो कृमि, है ना। जैसे सुना भी होगा कि डीवोम बार बार कराते रहना चाहिए जिन लोग को कृमि होते हैं, जैसे तो बार बार मेडिसिन खाते हैं वो इसीलिए। ऐसी प्रतिशय है, आप देख लो ठीक नहीं होता, लोग ये आके बताएंगे कि हमें है एलर्जी, हमें पहले से ऐसा होता है कि धूल मिट्टी में गए छींके आना, ये सब होना। तो प्रतिशय। प्रमेय तो है, या फिर दंत शर्करा। तो इसमें भी यही है, ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है बिल्कुल सब कुछ, नहीं तो फिर समस्याएं हो जाती है। कंठशालों और इसके अलावा पार्टिका जो प्रकर्ष, दो रोग और लिखे हुए हैं तो देख लेना। जो मैंने मार्क किए ज्यादा जरूरी है, तो इनको ध्यान से देख लेना, कृमि प्रतिशय स्पेशली। बाकी प्रमेय याद ही है आपको, और एक दंत शर्करा भी है। नेक्स्ट आते हैं साध्य व्रण। तो मांस पिंडवद उद्गत, अश्व अपानवद उद्वृत ओष्ठा, गोशरंगवद उन्नत मृदुमांस पर रहो, वसामेद मज्जा मस्तुलुंग श्राव, जहां से हो रहा हो, भिन्ना व शिरा कपाले यत्र मस्तुलुंग दर्शनम। दोषज व्रण से वसामेद आदि का श्राव होता हो। तो ऐसे कोई सवाल नहीं आते इसमें खास, ये देख सकते हो मस्तुलुंग का श्राव हो रहा है। तो कह रहे हैं ये वाला ठीक नहीं होगा, अगर ब्रेन में अगर कहीं इंजरी हुई है शिरा कपाल में, और वहां से मस्तुलुंग यानी सीएसएफ का श्राव होने लगा, तो मतलब है सीवियर इंजरी है, कि ये साध्य है। बाकी कुछ भी आपको अजीब से वर्ड दे दिए कि अश्व अपान के समान उठा हुआ व्रण है, गाय के सींग के समान उठा हुआ है, वसामेद मज्जा इनका श्राव हो रहा है, तो इजी है, निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखेंगे। ये भिन्न हुआ शिरा कपाल है, इसको देख सकते हो। जो मैंने आपसे कहा कि सर की कपाल अगर भग्न हो जाए, यही वाला पूछा है इसमें, जब भी पूछा है कि कौन सा वाला साध्य होता है। नेक्स्ट चलेंगे, शुद्ध व्रण के लक्षण यहाँ दिए हुए हैं। शुद्ध व्रण। तो त्रिभीर दोषेर अन आक्रांता है, श्लोक नंबर 18 है। जैसे आप अगर यूजी में हो भी और एग्जाम देने वाले हो तो ये श्लोक जरूरी माने जाते हैं। यहाँ जो दो तीन श्लोक आएंगे 18, 19, 20। तो त्रिभीर दोषे अनाक्रांता श्याव ओष्ठा पिड़की समाह आवेदनो निराशरावो व्रणा शुद्ध ही उच्यते। ये क्या है? ये है कि भाई आप व्रण को पहचान लो कि ठीक है, इसको हीलिंग होने दो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, अगर नहीं दिखाई देते कैरेक्टर, तो आप कहते हैं हीलिंग मत होने दो, पता चला हीलिंग हो गई और हमारा अंदर पस रह गया, या कुछ भी ऐसी चीज है जो हम चाहते थे कि नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना। तो वो पहचान है कि ये ठीक से अब हील कर जाएगा। तो त्रिभीर दोष है अनाक्रांता, कि तीनों दोषों में से कोई दोष ना हो अभी। श्याव ओष्ठा, ओष्ठ मतलब जो मार्जिन से मतलब व्रण के वो, तो उनका श्याव वर्ण हो तो श्याव ओष्ठा, पिड़की समान छोटी छोटी पिड़काएं बनने लगती हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है ना, वो बनने लगता है। तो वो पिड़की समान। अवेदनो निराशरा हो, कोई वेदना ना हो, कोई श्राव ना हो रहा हो, तो व्रणा शुद्ध ही उच्यते, इसको शुद्ध व्रण कहते हैं। तो स्पेशली याद रखना ये दो पॉइंट, श्यावोश पिड़की सम। ठीक है, ये शुद्ध व्रण के लक्षण है। नेक्स्ट है रोपित होता हुआ व्रण, जो ठीक हो रहा है, मतलब हीलिंग शुरू हो चुकी है और अच्छे से हीलिंग हो रही है उसकी। पहला वाला क्या था, हमने सिर्फ देखा कि हाँ हीलिंग होने दें या ना होने दें, तो पहले वो वाली कंडीशन थी, शुद्ध व्रण। अब देख रहे हैं कि हाँ हीलिंग हो रही है, तो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, कि उसको उस समय भी तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। तो कपोत वर्ण प्रतिमा, यस्य अंतः क्लेद वर्जिता। तो वर्ण कैसा देखने में, कपोत के समान, कपोत वर्ण प्रतिमा। यस्य अंतः क्लेद वर्जिता, उसके जो अंत भाग है वो क्लेद वर्जित है, उनमें क्लेद नहीं है। स्थिर चिपटिका अंतो रोहती तम आदिशित, यही जो पीछे पिटकाएं बनी थी, मतलब वैसे समझो छोटी छोटी पिटिकाएं बनी हुई हैं। तो मतलब अब क्या है कि अच्छे से रोहित हो रहा है। ठीक है, तो मतलब वो पहले वाली जो कंडीशन समझ लो कि अब एडवांस हो गई, पिटकियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। साथ में किसी भी तरह का कोई सिक्रीशन नहीं है, क्लेद नहीं है, कहने का मतलब ये है। और वर्ण कैसा है, कपोत वर्ण प्रतिमा। तो आइडेंटिफाई करना है, श्लोक आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, खासकर एक कपोत वर्ण, इसमें ये याद रखना सर। तो आरोपित होते हुए वर्ण में कपोत वर्ण था, और शुद्ध वर्ण में श्यावोष्ठ पिड़के समान। आगे देखिए। नेक्स्ट है कि ठीक से भर चुका है, ठीक हो गया वर्ण। तो अब क्या पहचान है?
तो ये कुछ खास नहीं है। रूढ़ वर्त मनाम आग्रंथि आशूनम आरुजम व्रणम त्वक सवर्णम समतलम सम्यक रूढ़म विनिर्दिशेत। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई ग्रंथि नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, रुजा नहीं हो रही है, त्वचा के समान वर्ण है, समतल। तो ये सम्यक रूढ़ है। बने रहोगे एक मिनट। तो बेटा सम्यक रूढ़ वर्ण जो है मतलब उसमें कुछ रटने ऐसा है ही नहीं, समझ ही आ रहा होगा आपको। तो सब कुछ ठीक है, मतलब कोई ग्रंथि नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, त्वचा के समान वर्ण हो गया है। तो लास्ट में यही चाहिए होता है कि जब हीलिंग हो जाए तो त्वचा के समान वर्ण हो जाए। नेक्स्ट है अशुद्ध व्रण। अगेन ये भी बहुत आसान है, तो यहाँ भी कुछ रटने ऐसा नहीं। ये देखो कि फाउल स्मेल आ रही है, पूती गंधान, नॉर्मल वर्ण नहीं है उसका, विवर्णान, बहुश्राव हो रहा है, रुजा हो रही है, व्रणना शुद्धा विज्ञा, शोधने समुपचारित, कि ऐसे व्रण में शोधन कराना चाहिए। चरक का श्लोक है ओरिजिनली, चरक चिकित्सा 25 का। एक और श्लोक लिखा है माधव का यहाँ अशुद्ध व्रण का। पूती पोय अति दुष्ट असरक श्रावत श्राव्य उत्संगी चिरस्तति, कि क्या है, पूती पोए वहां पे है और बहुत ज्यादा शराब हो रहा है, उठा हुआ है, लंबे समय से बना हुआ है। अगेन बस पहचान लेना, कभी आ जाए तो। और देखेंगे, और श्लोक है सुश्रुत का एक शुद्ध वर्ण के लिए, आगे चल के दिया उन्होंने चिकित्सा स्थान में। तो वहां लिखते हैं जीवा तल आभो मृदु स्निग्धा सुलक्षणो विगत वेदना सुव्यवस्थितो निराश्रावश्चायति शुद्धो वर्ण। तो शुद्ध वर्ण कैसा है, बाकी कैरेक्टर संभाल संभाल ले लोगे, समझ जाओगे। मेन चीज पे फोकस करो। जीवा तलाभ हो, जीवा तालाब, ठीक है, जीवा का जो तल भाग है कि उसके जैसा देखने में हो। हाँ, थोड़ा सा रेडिश कलर मान लो कि हीलिंग होगी वहां, पता चल रहा है। तो वो शुद्ध वर्ण है, ये वर्ड ध्यान रखना। फिर चरक का श्लोक, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ना अति रक्तो नाति पांडु नाति श्यावो नाचा अति रुक नाचा उत्सन्नो नाचा उत्संगी शुद्ध रोप्यम परम वर्ण। कि ना तो अधिक रक्त है, ना अधिक पांडु है, ना अधिक श्याव है, ना ज्यादा वेदना हो रही है, ना उठा हुआ है ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह का वर्ण जो है शुद्ध है, उसको रोपित होने देना चाहिए। ये चरक का श्लोक है, इजी है। तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 23। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 24। चैप्टर का नाम व्याधि समुद्देश्य अध्याय। तो व्याधि समुद्देश्य अध्याय देखोगे, व्याधि शस्त्र साध्य और स्नेह आदि क्रिया साध्य दो प्रकार की होती है। शस्त्र साध्य और स्नेह आदि क्रिया साध्य की जो साध्य व्याधियां हैं। जो शस्त्र साध्य है, एक मिनट फिर से बोल रहा हूँ बेटा, सुन लोगे। चैप्टर नंबर 24 है व्याधि समुद्देश्य अध्याय। तो व्याधि दो प्रकार की, शस्त्र साध्य और स्नेह आदि क्रिया साध्य। मतलब दो प्रकार की क्या है, कि जो ठीक होने वाली है वो दो दो प्रकार की है। एक शस्त्र से ठीक होने वाली है, एक है जो स्नेह आदि क्रिया साध्य हो जाएंगी। तो एक सवाल इस पे घुमा के पूछता है, तो वो समझ लो। ये पूछता है कि इसमें से किसके लिए दोनों क्रियाएं कर सकते हो, ऐसा कुछ सवाल करके आता है। स्नेह आदि क्रियाएं और शस्त्र कर्म दोनों कर सकते हैं। तो किसके लिए कर सकता है, शस्त्र साध्य व्याधि के लिए। बात समझ में आ रही है क्यों कहा मैंने ऐसा। स्नेह से जो साध्य है उसके लिए आप शस्त्र साध्यता नहीं कर सकते। मतलब मान लो कहीं कोई बीमारी है, मान लेते हैं चलो किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, और आपको लगता है ऐसा कि शायद सिर्फ 10 दिन दवा खाने से ठीक हो जाएगा ये, भले थायराइड का जो भी डिसऑर्डर है मान लो। तो आप उसके लिए सर्जरी थोड़ी बताओगे नेसेसरली। या फिर मान लो किसी को पैर में दर्द हो रहा है, तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि अच्छा एक काम करो इसकी सर्जरी करा लो, है ना, हो तो जाएगा दवाई से भी ठीक। कि अगर डाइक्लो खा लोगे ना, दो गोली, तो फिर दर्द नहीं होगा कभी। लेकिन मेरा सजेशन है कि पैर कटवा ही दो, निचला हिस्सा जो है। क्या करोगे, ना जीन्स का खर्चा बचेगा। तो ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जो स्नेह से साध्य रोग हैं उनमें शस्त्र चिकित्सा नहीं कराते। लेकिन जो शस्त्र साध्य रोग हैं उनमें आप एक ट्राई दे सकते हो, स्नेह आदि क्रियाओं को भी, कि भाई देख लेते हैं करके कि क्या पता इनसे ठीक हो जाए। नहीं होगा तो फिर जाएंगे हम शल्यकरण की तरफ। मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या समझाना चाहा। ठीक है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है।
मैंने कहानी सुनाई होगी एक बार शायद, कि एक होता है व्यक्ति, कोई नाम ले लेते हैं। तो एक व्यक्ति होता है, जोसेफ मान लो, जोसेफ एक व्यक्ति होता है। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पे। तो ऐसे एक डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं इमरजेंसी में, लोग उठा के कि एक्सीडेंट हो गया इसका, ब्लड वगैरह काफी निकला होता है। तो वो देख के बोलता है कि ठीक है, अभी तो ले जाओ, दवाइयाँ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 3 दिन बाद उसको लेके जाते हैं। तो उसका एक पैर जो होता है वो देखते हैं बिल्कुल नीला हो रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं गैंग्रीन लग रहा है, डेवलप होने वाला है इसके अंदर, को ये काटना पड़ेगा। तो काट देते हैं उसका एक पैर जो होता है। फिर कुछ दिन और हो जाते हैं ऐसे ही, 8-10 दिन फिर हो जाते हैं। फिर वो पहुंच जाते हैं दूसरा पैर के, देखो इसमें भी ये ऐसा हो रहा है। वो डॉक्टर तय करता है कि इसको भी काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में संक्रमण फैलने का खतरा है। तो उसको भी काट देते हैं। फिर अगली बार जाते हैं लोग, कहते हैं ऊपरी हिस्से पे थोड़ा, एक कमर के आसपास का हिस्सा है निचला, कि यहाँ भी थोड़ा सा नीलापन दिखाई दे रहा है। कहते हैं एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछ ही लेता हूँ। तो उन डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर साहब कुछ बताते हैं उसको, जिनसे मतलब वो बात करता था, ऐसी झोला छाप टाइप डॉक्टर होगा। तो उनसे बात करता है, डॉक्टर साहब कुछ बताते हैं उसको। तो वो आके देखता है, बोलता है इन्होंने उस दिन से यही जीन्स पहन रखी है क्या? कि हाँ, कि वो ये रंग छोड़ रही है ना। तो डॉक्टर साहब बताते हैं एक बार चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं है कपड़े का रंग हो और तुमने उसके पैर काट दिए, अभी भी वही जीन्स कलर छोड़ रही थी, है ना। तो इसीलिए ये तय कर लेना है पहले ही कि शस्त्र साध्य रोग है या स्नेह अधिक्रिया साध्य रोग है, कि क्या करना है ना। ऐसा नहीं करना है कि पैर काट दिए फिर बाद में तय किया करे नहीं, यहाँ तो हो जाता कुछ दवाइयों से। आगे देखो चलो, नेक्स्ट है तदुख संयोगा व्याधि इति उच्यन्ते। कि व्याधि क्या होती है? कि दुख संयोग, तदुख संयोग व्याधि इति उच्यन्ते, कि जहाँ दुख है मतलब वही व्याधि है। वैसे आज काफी हो चुका है पढ़ने का आपका, टेस्ट डिस्कशन भी कर सकते हैं। क्या जितने लोगों ने टेस्ट दिया था पुराना, जो हमारा रह गया डिस्कशन के लिए ना, चरक चिकित्सा 130, कौन सा नाम उसका? एक उस सूत्र का है 15 का। हम्म। सर ये सुश्रुत का ही, बस यही बचा एक टेस्ट और डिस्कस बाकी पीछे नहीं। चलो अच्छी बात है, फिर तो हो जाएगा, इसको तो कर लेंगे कल वाल में, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो, फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा। मुझे लगा टेस्ट का बर्डन तो नहीं है, 2-3 टेस्ट इकट्ठा हो गए। तो व्याधि शस्त्र साध्य है, उसने आदि क्रिया साध्य बात हो गई। और तद्दुख संयोगा व्याधि है, कि व्याधि क्या होती है? दुख का संयोग होना व्याधि है। ये आपको परिभाषा है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ कहीं ना कहीं मैं। ठीक है। दुख 3 तरह के होते हैं, व्याधि 7 तरह की होती है। ये है सुश्रुत का मेजर स्टेटमेंट, जिसे हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। कौन से 3 दुख हैं जो खत्म नहीं होते कभी? ठीक है। और व्याधि कौन से 7 होती हैं? व्याधि सप्तविधम। तो दुख देख लो 3, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये 3 दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। इनके फर्दर डिवीजन है, जो 7 तरह की व्याधियां लिखी हुई हैं। ठीक है। देखिए, फर्स्ट है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक के भेद बता रखे हैं, आदि बल प्रवृत्त, जन बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त। थोड़ा पेज छोटा कर देना, एक साथ दिखाई देगा आपको। तो आध्यात्मिक के 3 डिवीजन है, आदि बल, जन बल और दोष बल प्रवृत्त। पहली बात इतना याद रखोगे। अब देखो क्या लिख रहे हैं आदि बल प्रवृत्त में, कि ये 2 तरह से होता है, एक माता की वजह से, एक पिता की वजह से। वो भेद नहीं है इसके फर्दर अब। ठीक है ना, भेद यही है बस, आध्यात्मिक के 3 भेद, इतना ही पढ़ना है। आदि बल, जन बल, दोष बल। अब आगे जो बात की गई है वो कारण बताया कि भाई आदि बल प्रवृत्त क्यों हो सकते हैं रोग, कि 2 कारण से हो सकते हैं, कि तो माता की वजह से, पिता की वजह से। वो हमारे पढ़ने के लिए है सब। तो माता और पिता की वजह से। और कौन से रोग होते हैं सवाल पूछा जाता है आदि बल प्रवृत्त के उदाहरण, ये स्पेशल ध्यान रखोगे। तो कह रहे हैं शुक्र शोणित दोषान्वय, शुक्र और शोणित में दोष की वजह से रोग होते हैं। जैसे कुष्ठ, अर्श प्रभृतया। कुष्ठ, अर्श और ऐसे ही अन्य रोग। डलहर ने इससे क्षय और मेह ये अर्थ लिया
की प्रभृति यानी इसके जैसे अन्य रोग और कौन से हैं? तो क्षय और मेह। तो आपको याद रखना है डलहन के कौन से दो रोग एक्स्ट्रा हैं, तो क्षय और मेह अधिक है। ठीक है, तो ये आदि बल प्रवृत्त रोग है, यानी जन्म से ही है व्यक्ति जब पैदा हुआ, और उसके पहले ही कह लो उसका अंश उसके शरीर में था कि हाँ होंगे उसको ये रोग। ये वो वाले रोग हैं। नेक्स्ट देखोगे, इसमें लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक के दो भेद ये भी हो सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक, ऐसा करके। ठीक है, आगे देखिए। जन बल प्रवृत्त, अगेन कह रहे हैं दो कारण से होते हैं जन बल प्रवृत्त, रस की वजह से और दुर्हृद अपचार की वजह से। कि एक तो है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है माता को, कि बाहर से खाने पीने को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और दूसरा है कि दुर्हृद अपचार, कि जिस समय वो टाइम आया 4 महीने का सुश्रुत के अनुसार, तो उस समय जो चाहिए था माता को वो नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे में रोग हो गए। ठीक है, तो देख लो यहाँ लिखा है कि इसका मेन कारण क्या है, माता का अपचार। ये दोनों कारण बता दिए आपको, रस नहीं मिला या फिर दोहरा उपचार हुआ। और इसकी वजह से बच्चा कैसा होगा, पंगु, अंध, बधिर, मूक, मिनमिन और वामनत्व, यानी हाइट ना बढ़ना बच्चे की। तो ये सारी चीजें जो है ये भी जनबल प्रवृत्त ही है। अगर रोग कोई पूछे देख लेना, जनबल प्रवृत्त है ये भी। पंगु, आंध्यता, बधिर, मूक, मिनमिन और वामनत्व। और ऊपर वाले जो थे वो आदि बल प्रवृत्त, कुष्ठ अष्ट प्रवृत्त है। आगे देखोगे दोष बल प्रवृत्त। तो दोष बल प्रवृत्त, दोष दो जगह से आ सकते हैं, तो आमाशय से या पक्वाशय से, मतलब कह रहे हैं तो आमाशय समुत होते हैं रोग ये, या पक्वाशय समुत होता है। इसका कारण क्या होता है, तो लिख रहे हैं आतंक समुत्पन्ना और मिथ्या आहार अपचार कृत। मेन तो ये वाली बात है कि आप मिथ्या आहार अपचार करते हो, और दूसरा आतंक समुत्पन्ना की मान लो कोई ऐसा गलत चीज, बिल्कुल ही कह लो डिफरेंट उस तरह की चीज कुछ हो जाए लाइफ के अंदर, उस तरह कुछ खा लिया पी लिया अचानक से ऐसा, तो आतंक समुत्पन्ना। आतंक वर्ड यूज किया है इन्होंने, आतंक वैसे व्याधि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं शब्द, तो उसकी वजह से। ठीक है, तो लोगों ने काफी एक्सप्लेन किया है इसको, तो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधा याद रखो आतंक समुत्पन्ना और मिथ्या आहार आचार कर। अब ये जो रोग होते हैं जो जन्म से होते हैं, ठीक है, उन रोगों के लिए याज्ञवल्क्य ने शब्द यूज किया संचारी। ये जो जनरेशन में चलते हैं जनरली इस तरह के रोग होते हैं, उन्होंने ऐसा कहा याज्ञवल्क्य ने, तो संचारी नाम यूज किया। चरक ने इन्हीं को कुलज रोग कह दिया, कि फैमिलीज में रन करने वाले। ठीक है, कहीं से कोई फैक्टर तो मिला नहीं, बच्चा पैदा हुआ उसको रोग था, ये कहाँ से आया, कि फैमिली से आया है, तो चरक ने कुलज रोग कह दिया उनको। वाग्भट ने भी कुल उद्भव या सहज ये नाम इस्तेमाल किया, कुलोद्भव और सहज। भेल ने कहा प्रकृति प्रभाव, यानी प्रकृति के प्रभाव से होने वाले रोग। एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से समझ लोगे तेजी के साथ। तो बेटा दुख तीन तरह के, व्याधि सात तरह के। दुख तीन, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ऐसा याद रखना है। आध्यात्मिक के तीन डिवीजन, आदि बल, जन बल और दोष बल प्रवृत्त। आदि बल प्रवृत्त माता और पिता किसी में भी दृष्टि हो सकती है। माता में मतलब आर्तव वाला पार्ट जो है, पिता में मतलब शुक्र वाला पार्ट जो है, बीच में दृष्टि है ना। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि शुक्र और शोणित के दोष की वजह से होने वाले रोग हैं। तो जैसे कुष्ठ अर्श प्रभृत्या, और डलहन ने प्रभृति शब्द से क्षय और मेह अर्थ लिया। दूसरे हैं जन बल प्रवृत्त, तो ये मेनली माता के अपचार से हो रहे हैं। दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसको रस ही नहीं मिला प्रॉपर, या फिर दुहिरद अपचार हुआ। होने वाले रोग पंगु, आंधे, बधिर, मूक, मिमिन और वामनत्व। नेक्स्ट है दोष बल प्रवृत्त। दोष आमाशय या पक्वाशय से उत्पन्न होंगे, है ना, कई बार किसी व्याधि की वजह से भी, कि मान लो ज्वर है तो पित्त बहुत बढ़ गया, या क्षय की कंडीशन है तो वात बहुत बढ़ गया, उस वजह से भी हो सकता है। खैर, तो मेनली लेकिन दो ही बात है कि दोष बल प्रवृत्त रोग आमाशय और पक्वाशय समुत होते हैं। होते क्यों मेनली, मिथ्या आहार आचार इनकी वजह से। अब ये जितने भी रोग थे, क्योंकि ये जन्म के समय से ही होते हैं, खासकर हम आदि बल अगर रोगों की बात करें, वो तो आपने देखा ही वो जन्म से ही हो रहे हैं। तो ऐसे रोगों के लिए जो जन्म से ही होते हैं उनके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, तो याज्ञवल्क्य ने कहा संचारी रोग उनको, चरक ने कहा कुलज, वाग्भट ने कुल उद्भव या सहज, और भेल ने प्रकृति प्रभाव। नेक्स्ट डिवीजन देखोगे आदि भौतिक। इसका हम ऐसा पढ़ते हैं कि इसका कोई डिवीजन नहीं है, मतलब हम इसको ऐसे याद रखेंगे, इसका कोई डिवीजन नहीं होता। ठीक है, ये जो दो लिखे हैं कारण लिखे हैं इसके, लेकिन डिवीजन नहीं है इसके। किस कारण से होता है, शस्त्रकृत व्यालकृत, कि हो सकता है किसी शस्त्र से इंजरी हो गई हो, लड़ाई वड़ाई लड़ रहे हो। और दूसरा व्यालकृत, कि जबरदस्ती जाके, कई लोग होते हैं ना, छेड़ देते हैं जानवरों को, कि जबरदस्ती सड़क पे देखा कोई स्ट्रीट डॉग है, कि उसके पैर मारा, अब मार रहे थे उसने पकड़ लिया पैर कुत्ते ने पीछे से, जबरदस्ती।
है ना, वो दंश लेके आ गए उसका। तो ये वाले भी होते हैं, तो व्यालकृत। और आजकल भल्लाल देव तो है ही नहीं कि लड़ने जा रहे होगे जानवरों के साथ, तो यही वाली कंडीशन हो सकती है। तो कारण बता रहे हैं इसका, संघात बल प्रवृत्त, कि जरूर आपने क्या किया होगा, कुछ लड़ाई झगड़ा किया होगा, तो उसकी वजह से हुआ, उस संघात की वजह से, मतलब इंजरी वगैरह, ये कहना चाह रहे हैं। तो आगंतुक कंडीशन है। आदि भौतिक जो रोग है या आगंतुक रोग है, इसका फर्दर डिवीजन नहीं है। कारण दिए शस्त्र व्याल की वजह से। नेक्स्ट देखोगे, आधिदैविक। आधिदैविक के पुनः तीन डिवीजन है, काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त। काल, देव और स्वभाव। मैं तो इसी तरह याद रखता हूँ कि काल देव का स्वभाव, ठीक है ना, काल देव यम जो है, कल इवनिंग सेशन में पढ़ा है कि प्रकृति पढ़ रहे थे हम लोग, ध्यान आ रहा है, याम में प्रकृति, लेखास्त्र वृत्ता, नहीं ध्यान आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ कल पढ़ाया था खेल, हम खैर हमने। तो काल देव यानी यम जो है, तो काल देव का स्वभाव, काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त और स्वभाव बल प्रवृत्त। देखिए, तो काल बल प्रवृत्त के दो भेद हैं, पुनः व्यापन ऋतुकृत और अव्यापन ऋतुकृत। ठीक है, तो मतलब ये है कि ऋतु में कोई समस्या हुई, जैसे एक नॉर्मल नेचुरल ऋतु है, उनके अपने कैरेक्टर होते हैं, कि क्या उनमें कोई चीज बदली जिसकी वजह से रोग हुआ, या फिर ऐसे ही हो गया, तो उससे मतलब है यहाँ पे कि ऋतु व्यापक था या नहीं था। ठीक है, तो काल बल प्रवृत्त दो तरह के, व्यापक और अव्यापक ऋतु का। तो कारण दिया हुआ है देखो सामने, कि अधिक शीत की वजह से, उष्ण वात वर्षा, इनकी वजह से, तो देख लेना, ये है काल बल प्रवृत्त का डिवीजन, मतलब कारण। नेक्स्ट है देव बल प्रवृत्त। तो देव बल प्रवृत्त में कह रहे हैं, विद्युत शनिकृत पिशाच आदिकृत, कि आकाशीय बिजली गिर गई मान लो उसकी वजह से, या पिशाच आदिकृत, कि पिशाच कह लो आप बैक्टीरिया वगैरह कह सकते हो समझने के लिए, उनकी वजह से होने वाले रोग। या फिर और इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि संसर्गज और आकस्मिक। संसर्गज यानी दूसरे से होने वाले रोग, संक्रामक रोग जो होते हैं। ठीक है, तो वही मानते हैं हम लोग कि वायरस से हो रहे हैं या बैक्टीरिया से हो रहे हैं। और आकस्मिक, कि ऐसे ही होगा एकदम से अचानक से। देख लोगे, देवद्रोह, मतलब आप देवताओं को कुछ कह रहे हो, है ना, उनके अगेंस्ट कुछ बात कर रहे हो, उसकी वजह से। अथर्वण कृता उपसर्गचा, या वेदों में जो लिखा है उसको आप कुछ कह रहे हो गलत, है ना। तो उन सब कारणों की वजह से इस तरह के होने वाले रोग, या फिर उपसर्गज रोग जो फैलते हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से। तो इतना ध्यान रखोगे यहाँ पे। आपको मैंने पीछे एक सवाल पूछा होगा कि कहाँ पर संक्रामक या संसर्गज रोगों का उल्लेख मिलता है हमारे यहाँ, सुश्रुत संहिता में स्पेशली बात करूँ तो। बोलो कहाँ है। निदान पांच। निदान निदान पांच में। पांच कुष्ठ, ठीक है। विश्रुत निदान 5। ठीक है बेटा। दूसरा सवाल पूछा जाएगा आपसे कि जो रोगों का डिवीजन किया है सुश्रुत में, उसमें कहाँ पर रखा गया है संसर्गज रोगों को। तो कहाँ पे रखा गया है, आधि दैविक के देव बल प्रवृत्त, इस वाले पार्ट के अंदर। ठीक है ना, तो आधि दैविक का जो डिवीजन है देव बल प्रवृत्त, उसमें आ जाते हैं संसर्गज रोग। इतना याद रखना है इसमें बस। नेक्स्ट देख लो, स्वभाव बल प्रवृत्त रोग। कह रहे हैं इसके दो भेद होते हैं, कालकृत अकालकृत। एक तो ये है कि समय से चीजें हो रही हैं, कि बुढ़ापा जो है टाइम के साथ आ रहा है। एक है कि अमिताभ बच्चन प्रोजेरिया, है ना, पा, जो मूवी देखी होगी आपने, इस समय से पहले ही बुढ़ापा आने लगे, तो वो बीमारी है। क्लियर। तो काल के साथ हो रही है तो नॉर्मल बात है, अकाल हो रही है तो वो गलत है, मतलब वो बीमारी है। तो ये है स्वभाव बल प्रवृत्ति, दो प्रकार के, काल और अकाल का। तो उदाहरण आप जानते ही हो, शुद्ध पिपासा जरा मृत्यु निद्रा, ये सुश्रुत के उदाहरण है। और चरक के हैं सिर्फ जरा और मृत्यु, ये दो स्वभाव बल प्रवृत्त रोगों में। ज्योति, चिकित्सा क्या कराओगे स्वभाव बल प्रवृत्त रोगों की। सर निष्पत्ति नहीं मतलब होती। ठीक है ना, तो निष्प्रत्यानिक, यानी ये अचिकित्सा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको 7 डिवीजन टोटल कहे कि व्याधि 7 तरह की होती है, और मतलब 3 तरह के दुख हैं और 7 व्याधि हैं। तो 3 दुख, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। फिर 7 जो हम लोगों ने व्याधियों की बात की, आध्यात्मिक के 3 डिवीजन, आदि बल, जन बल और दोष बल।
फिर आदि भौतिक का कोई डिवीजन नहीं है, और आदि दैविक के काल देव का स्वभाव, वो तीन। समझ में आ गया? और जो दैविक वाले हैं उसके अंदर हमारे संसर्गज रोग लिखे हुए हैं, तो वो भी याद रखोगे। प्लस एक और कंफ्यूजन है, वो अपना क्लियर कर लेना, कि देखो यहाँ स्वभाव बल प्रवृत्त, ये इसके डिवीजन है कालकृत अकालकृत। आप यहाँ मत लगा देना काल बल प्रवृत्त के अंदर। सोचो काल के होंगे काल अकालकृत ऐसा, ठीक है ना? वहां पे है व्यापन और अव्यापन, यानी ऋतु व्यापक से और ऋतु व्यापक के बिना। तो ये चीज ध्यान रखना, काल बल प्रवृत्त की डिवीजन नहीं है कालकृत और अकालकृत। मेरी बात क्लियर है ना? चलो, कह रहे सर्वेशा व्याधि नाम वात पिश्लेषमाणम एवं मूलम। ये सभी रोगों का मूल जो है वो वात पित्त कफ ही है, और ये सभी रोगों की उत्पत्ति में समवायी कारण है। जानते ही हो दोष समवायी कारण होते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है धातु और विकार। ये पार्ट मैंने आपको चरक में भी कहा था कि मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा, और वहां ज्यादा जरूरी है। तो चरक में मुस्कान कहाँ बताया हुआ है ये? सर चरक सूत्र 28। ठीक है ना? तो इसका रेफरेंस याद रखना, सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पर धातु प्रदोष विकार आया है चरक संहिता में। तो चरक सूत्र 28 के अंदर मैं देख लेता हूँ कि बहुत जरूरत है क्या मुझे लोड लेने की, पढ़ाने की अभी? नहीं, कल पढ़ सकते हैं इसको, है ना? कोई बात नहीं, आपके 24 चैप्टर लगभग आज हो गए हैं। 25वां भी आपका हो चुका है, ये भी हम पढ़ चुके हैं 25वां भी। ठीक है, तो जहां तक मैं आपको कहता हूँ कि जरूरी जो है, 27 चैप्टर तक जरूरी कहता हूँ, तो ये तो आप सब पढ़ चुके हो। 26 27 तो दोनों चैप्टर मिला के 15 20 मिनट के होंगे, ठीक है ना? तो कल हम कहाँ पे होंगे? कल हम 35 चैप्टर तक पहुंच जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है कल पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो बेटा अपना जो आगे वाले चैप्टर है, आपको मैंने पहले भी कहा है, 45 46 और गण, वो अपना तैयार रखो। बाकी बीच में कोई टाइम नहीं लगेगा, वो जरूरी चैप्टर है ही नहीं, सवाल नहीं आते वहां से एग्जाम में, कभी उठा के देख लो। 27 चैप्टर के आगे सवाल नहीं आते, एक्सेप्ट 35 चैप्टर, और आपका यही गण, और लास्ट में 45 46। इसके अलावा जो पोर्शन है उस पर सवाल नहीं आते हैं, है ना? और वो आपका हो चुका है मैक्सिमम। सिर्फ 35 चैप्टर रह रहा है मेन जो है, जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है? तो इसलिए अपना तैयार रखना वो, ठीक। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ सवाल करना चाहोगे एक दूसरे से? जो सवाल कर लो। मुस्कान, जरा 5 सवाल पूछ लोगे रोहित से, सूत्र स्थान के। सर हाँ बोलो कनिका। सर मुझे सेशन छोड़ना पड़ेगा अभी। हो गया, ठीक है बेटा, क्लास तो हो गई है, क्वेश्चन आंसर करेंगे जी सारे। सर सर। ठीक है सर, बेटा, सर लेट हो जाएगा वरना से। कोई बात नहीं, ठीक है। यस। सर ठीक है। फिर वो कितने हाँ, सुश्रुत से पूछना है, अब तक जितना भी पढ़ लिया है। वो वागभट के यंत्र के भेद। गुड। ये बार रिपीट कर देना। वागभट के यंत्र के भेद। 118 और असंख्य। 116 रसंग 116। ठीक है मुस्कान, सही कह रही हो, मैंने अपना माइक ऑफ किया हुआ है, मैं बस सुन रहा हूँ। तुम बता दो जो गलत जवाब है, मैं सुन रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम सवाल पूछो, सवाल का जवाब ठीक नहीं है तो आंसर बता दो, मैं शांत होकर सुन रहा हूँ। सूची से कौन कौन से कर्म किए जाते हैं? वो शस्त्र कर्म। किस चीज से? सूची सूची जो 20 शस्त्र बताए हैं उनमें से जो सूची रोहित है पहले, उसमें से कौन कौन रोहित से कर्म। एक मिनट बेटा, मुस्कान, रोहित पहले तो कैमरा ऑन करो, है ना? ये सबसे गलत होता है कि एक व्यक्ति सवाल पूछे और सामने वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा, तो सवाल पता कैसे चलेगा सुन रहा है नहीं सुन रहा है कोई, है ना? सवाल सुनो पहले ध्यान से। सूची से जो शस्त्र होते हैं 20 उनमें जो सूची है उनसे कौन से शस्त्र कर्म किए जाते हैं? सूची।
वो उसके आगे आगे था ना। वेदन, विश्रावण और सीवन। वेदन, विश्रावण और सीवन। शाल्मली फलक, मधुचिष्ट से लिप्त शाल्मली फलक जो योग्य सूत्री अध्याय में बताया है, तो इससे कौन सा कर्म किया जाता है? उस विश्रावण। जो रक्त विश्रावण किया जाता है उसके पूर्व कौन सा अन्न अन्न खिलाया जाता है? मतलब क्या दिया जाता है खाने के लिए रक्त विश्रावण के पूर्व? रक्त विश्रावण के पूर्व क्या था? रोहित, ये गलत बात है। ये क्वेश्चन नहीं ड्रॉप होना चाहिए था। रक्त श्रावण के पहले क्या देते ये हैं, अग्निकर्म के पहले क्या देते हैं, 2-3 बार लिखवा चुका हूँ मैं, 2-3 बार लिखवा चुका हूँ पढ़ाते हुए। और कोई बच्चा बताएगा? और कोई? यवागु रक्त। हम्म, यवागु। यवागु बेटा गलत अग्निकर्ण के बात। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं ड्रॉप करो। देखो टफ ड्रॉप कर दिया है, वो वाघ वाला क्वेश्चन था पहला, नहीं समझ में आया, चलेगा एक बार को, चलो गया, कोई बात नहीं, वाघ का था। लेकिन ये सुश्रुत की चीजें सीधी सीधी, तो इनमें नहीं लापरवाही चलेगी। ठीक है रोहित, सर क्लास पे जाना होगा। जाना है। चलो ठीक है, सेशन ऑफ करते हैं फिर, रखते हैं, चलो खत्म करते हैं आज के लिए। लेकिन बेटा ध्यान रखो, तैयारी रखो अपनी, है ना, और पछताना नहीं है। ठीक है, जनवरी चली गई है, फरवरी चली जाएगी, बस कुछ दिनों के अंदर की बात है। ठीक है, एग्जाम का माहौल आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और जब दौड़ते दौड़ते सांस फूल रही हो ना, तब ये नहीं सोचा जाता कि हाय मैंने तैयारी क्यों नहीं की। फिर कुछ नहीं होता। वो सांस फूल रहा है, थोड़ी देर में गिरना है, तय है। ठीक है, तो वो कंडीशन जब आएगी ना, सबका सांस जब फूला होगा मेहनत करते करते, तो उस समय नहीं सोचोगे कि मैंने मेहनत कर ली होती। मेहनत करने का टाइम पहले ही होता है, वो तो दौड़ने का टाइम होता है। उस समय सोच हो रहा होता है जिसने की नहीं होती पहले मेहनत। तो आप लोग पहले तैयार रहो, उसका इंतजार मत करो कि वो टाइम आएगा, घंटी बजेगी, हम भागेंगे, फिर हम सोचेंगे। वो मूवीज में होता है कि दौड़ते दौड़ते जो है वो ताकतवर बन जाता है, हीरो बन जाता है, बच्चे से भागना शुरू किया, रेस जीत जाता है। इस चीज नहीं होती। भागते हुए गिरता ही है साथ में। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखो। अपने घंटे आज बढ़ा दो पढ़ने के, आपको लगता है आप इतनी मेहनत कर सकते हो तो आज आजमा लो, अब कर लो मेहनत। अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो लास्ट तक बड़ी हेल्प करेगी वो चीज। ठीक है ना, तो अपना अब से ही माहौल बनाना शुरू कर दो एग्जाम का। और मैं कह रहा हूँ कि जो भी ठीक लोग हैं, जिन लोग की पढ़ाई खासकर हो चुकी है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, पहले भी किया लोगों ने, आप भी कर सकते हो कि एक जैसे यहीं पे कहो, मैं यहीं ऑन कर दूंगा सेशन। जिस तरह सवाल अभी किए, मान लो आप मेरी वजह से अगर झिझक महसूस करते हो, आपको लगता है कि सर सामने होते हैं तो हम जवाब अच्छे नहीं दे पाते, कोई बात नहीं है। सर सेशन में ऐसे आ जाएंगे कि है या नहीं है पता ही नहीं, है ना, मैं नहीं करूंगा इंटरफेयर बिल्कुल भी। लेकिन आप लोग आओ, अपनी मर्जी से इनिशिएटिव लो, एक दूसरे से सवाल करने शुरू करो। चैप्टर तय कर लो कि भाई शुरू के 5 चैप्टर हैं, यहाँ के चलो सवाल करेंगे। ठीक है, उसमें सवाल करो, एक दूसरे से खूब सवाल करो। तय कर लो कि मैं पूछूंगा पहले 5 मिनट, फिर तुम पूछोगे। तो वो एक अच्छा तरीका होता है तैयारी करने का, है ना, तो उससे निकल जाते हैं क्या क्या सवाल है। कोई पार्ट मत छोड़ो, शुरुआत करो पहले पेज से पढ़ लो। ज्यादा समय ही नहीं देना कि भाई आधे घंटे के लिए सेशन करेंगे कि 40 मिनट का, उसमें सवाल करने हैं हमें बस एक दूसरे से टफ वहां के निकाल के। तो उसमें इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अलग। ठीक है, तो वो चीज कर लो। तो करना हो तो मुझे बता देना। ये मुस्कान तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये तो कर लेगी, मुझे पता है सेशन, है ना। बाकी बताओ, क्योंकि फिर वो योगा के लिए वो मुझे कह देगी, कोई सामने से तैयार नहीं होगा, पता नहीं सवाल पूछेंगे तो हम पकड़े जाएंगे क्या। ऐसा नहीं सोचना है, पढ़ोगे तो कुछ मिलेगा ही, है ना। ठीक है चलो, इतना रखते हैं, बताना मुझे जैसे करना हो तो कर लेंगे। सर हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन है कि कल एक जगह मैंने देखा था, क्वेश्चन था कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है हम्म, उसका एवरेज वॉल्यूम जो होता है 35 ml अराउंड होता है, लेकिन उसमें 50 ml करेक्ट लगवा रखा है। और नेट पे भी देखा तो वहां पे भी दो आंसर दे रखे थे, एक जगह अप्रोक्स 60 ml दे रखा था, एक जगह 35 भी दे रखा था। हम्म।
बेटा वो क्वेश्चन गलत है एक्चुअली। हाँ वो क्वेश्चन, वो पहले के क्वेश्चन है, आप उठा के देखोगे ना, बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर है वो। तो उनमें लोग क्लेम नहीं कर पाते थे, वो कुछ भी दे दिया करते थे। है एक सही कह रहे हो, मैंने भी देखा, मुझे पता है क्वेश्चन है, वो ऐसा लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो इसीलिए डाउट होता है। सेम बात जो हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, तो वहां भी इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसमें मत पढ़ो, आप बेसिक याद रखो कि एवरेज जो होता है लगभग वो 35 से 50 ml होता है। ठीक है, वो याद रखना है। जब एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो एक ही लिखा होगा इनमें से, या तो एवरेज दे देगा वो लिख के ऐसे ही कि भाई 35 से 50 ml, 100 से 200 ml, ये तो ऐसे बनाएगा। या फिर कोई एक ही इनमें से रखेगा मान लो कि 40 ml रख दिया उसने, तो लगा दिया आपने। बात समझ में आ रही है? तो पुराना क्वेश्चन है, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो यही तरीका है कि तब गलत क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लगा दिए जाते थे, वही वो लोग मान लिया करते थे। ठीक है, तो उन पे कोई क्लेम नहीं कर पाता था योगी पहले। ठीक बेटा, तो अपना याद रखो बस आंसर जो भी आपको पता है, 35 से 50। मुस्कान कुछ कह रही है? क्वेश्चन मिला था वो भौतिक संगठन वाला, जो आपसे मैंने पूछा था कि वो स्विच का चेंज हो जाता है अम्ब्रेला वर्ड में। तो इसमें मतलब अंतर जो दिया है ना, वो चरक के हिसाब से दिया, चेंज नहीं किया। एक जगह और मिला था वहां चेंज किया था, बट यहाँ पे चेंज नहीं किया है। अच्छा, कहाँ, कौन सा पेपर, पेपर बताओ मुझे कौन सा है। हरियाणा का है 2010 का, एमओ का, पीएससी का, कहाँ का? पेज नंबर 1259। हरियाणा का है पीएससी का 2010। हरियाणा PHC 2010, चलो मैं देख लूंगा। अच्छी बात है, मैंने आपसे ऐसा बताया कि रियल तो बात ये देखो, रियल तो बात यही है कि चेंज तो नहीं किया उन्होंने। रियल यही है, चेंज नहीं किया है ना, मैंने आपसे बताया भी है पहले भी कि चेंज किया नहीं है, लेकिन अब बुक्स में आ